नमस्कार दोस्तों, थिंकाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम आनुवंशिकी मानव विज्ञान जेनेटिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो डॉक्टर उदय प्रताप सिंह द्वारा लिखी गई है। इसका हम अध्याय 1 पहले पढ़ चुके हैं। अध्याय 2 की चर्चा हम यहाँ से करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 2, वंशागति के मौलिक सिद्धांत, बेसिक्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। आनुवंशिकी की आधारशिला ऑस्ट्रिया देश के एक पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल 1882 टू 1884 ने रखी। इसी कारण उन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ द जेनेटिक्स। इसके पूर्व अनेकों जीव शास्त्रियों ने जीवों में वंशागति की क्रियाविधि को समझने की चेष्टा की। जर्मन वनस्पति शास्त्री जोसेफ कोल रूटर 1766 तथा अंग्रेजी वनस्पति वैज्ञानिक जॉन गॉस ने पौधों में जो 1882 में थे, ने पौधों में संकरण के अनेक प्रयोग किए। इन वैज्ञानिकों ने संकर पौधे को दो जनकों के मध्यवर्ती रूप को प्रतिनिधित्व करने वाला बताया। इसके अतिरिक्त गार्टनर 1772 टू 1850, डार्विन 1809 टू 1882, नॉर्डन 1815 टू 1899 ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण शोध कार्य किया, लेकिन उन्हें पर्याप्त सफलता नहीं मिल सकी। अब बात करते हैं मेंडलवाद, मेंडलिज्म की, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है मेंडल को। मेंडल ने जीवों में वंशागति की क्रियाविधि को समझने हेतु मटर के पौधे का चुनाव किया, जिस पर अध्ययन 1857 में चर्च प्रांगण के फुलवाड़ी में आरंभ किया। 8 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात 1865 में बून की प्रकृति वैज्ञानिक सोसाइटी की बैठक में मेंडल ने अपने शोध कार्य को प्रस्तुत किया। इनका शोध कार्य इस सोसाइटी की वार्षिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जो संपूर्ण यूरोपीय पुस्तकालयों में वितरित हुआ। उस समय वैज्ञानिकों का ध्यान इनके महत्वपूर्ण शोध कार्य की ओर आकृष्ट न हो सका और 1884 में मेंडल का देहावसान या मृत्यु हो गई। मेंडल की फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ऐसे दिखते थे। मेंडल की मृत्यु के पश्चात 18 वर्षों के बाद 1902 में हॉलैंड के डी ब्रीज या डी व्राइज कहते हैं, ऑस्ट्रिया के वॉन शर्माक और जर्मनी के कोरेंस ने पृथक पृथक शोध कार्य किया तथा स्वतंत्र अध्ययनों के आधार पर 3 वैज्ञानिकों ने एक ही निष्कर्ष निकाला। ये वही शोध निष्कर्ष थे जिन्हें मेंडल ने 39 ईयर्स पहले प्रतिपादित किया था। इस प्रकार मेंडल के वंशागति के नियमों की कालांतर में पुष्टि होने पर इन सिद्धांतों को महत्व प्रदान किया गया। मेंडल के ये मौलिक सिद्धांत ही मेंडलवाद या मेंडलिज्म के नाम से संबोधित किए जाते हैं। मेंडल की सफलता का रहस्य उनकी दूरदर्शिता एवं विषय की मौलिक समझ थी। उन्होंने पूर्व वैज्ञानिकों की असफलता के कारणों का वास्तविक विश्लेषण कर लिया था। तो जो पहले के वैज्ञानिक थे वो क्यों असफल हो रहे थे, क्यों वो अपने प्रयोगों को एक सही दिशा नहीं दे पा रहे थे, उनके कारणों को मेंडल ने पहचाना और उसको जो वो सारी चीज़ें थी उसको ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाया। इसके अतिरिक्त गणित उनका प्रिय विषय था, अतः इसके मौलिक सिद्धांतों की समझ मेंडल को थी। यही कारण था कि उन्होंने अपने पूर्ववर्तीय जैसे त्रुटियों की पुनरावृत्ति नहीं होने दिया। तो मैथमेटिक्स इनका एक हार्ड पॉइंट था, तो मैथमेटिक्स को ही साथ में लेते हुए अपने प्रयोगों को इन्होंने एक पुष्टि प्रदान की, एक सफलता के मार्ग का दिशा निर्देश दिया। इनकी सफलता के निम्नांकित कारण थे। पहला कारण क्या था? मेंडल ने योजनाबद्ध रूप से अद्योपांत प्रयोग पूरा किया। उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों की असफलता का गहन पूर्वक अध्ययन किया। क्यों लोग फेल हो रहे हैं, क्यों अपने प्रयोगों को सही दिशा नहीं दे पा रहे, उन्होंने उसका गहन अध्ययन किया और एक स्टैटिस्टिक्स लेकर के, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके उन्होंने अपने प्रयोगों को आगे बढ़ाया। तदोपरांत अपने शोध की योजना सावधानी पूर्वक बनाई। अपने प्रयोगों के समुचित अभिलेख सावधानी पूर्वक गणितीय विधियों से तैयार किया। तो पूरा एक हायरार्की बनाई उन्होंने, स्टैटिस्टिक्स बनाई और गणितीय विधियों से अपने प्रयोगों को उन्होंने दुनिया के सामने रखा। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन गहन सोच विचार के पश्चात किया, क्योंकि ये सफलतापूर्वक उगाए जा सकते थे। यह एक वार्षिक पौधा है, इसका जीवन चक्र अल्पकालीन है, इसकी अनेकों पीढ़ियों का अध्ययन करना सरल है। यह एक द्विलिंगी पौधा है। इसका स्वपरागण संभव है। इसमें अनेकों विपर्यासी लक्षण विद्यमान होते हैं, जिन्हें सफलतापूर्वक पृथक पृथक
समूहों में विभक्त किया जा सकता है। तीसरा क्या था? मेंडल ने कुल 7 लक्षणों का चुनाव किया। ये सभी विपर्यासी लक्षण वाले थे, अर्थात प्रत्येक विशेषक के प्रायः दो विरोधाभासी रूप थे। उदाहरण के लिए तने की लंबाई का लंबा एवं बौना होना। तो दो इसमें करेक्टर थे, एक लंबा होना, दूसरा बौना होना। सौभाग्य से चुना गया प्रत्येक लक्षण एक ही जीन द्वारा नियंत्रित था तथा वे जीन पृथक पृथक गुणसूत्रों पर स्थित थे। ये सभी लक्षण प्रभावी एवं अप्रभावी विपर्यासी लक्षणों को प्रदर्शित करते थे। इन विशेषकों को निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित किया गया है। अब लक्षण देखते हैं और उसके विपर्यासी लक्षण देखते हैं, जिसमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों आते हैं। कैरेक्टर क्या था? तने की लंबाई। प्रभावी उसमें क्या है? टॉल, लंबा होना। और अप्रभावी क्या है? डॉर्फ, बौना होना या बौनापन। ऐसे ही फूल की बात करते हैं, पुष्प विन्यास। इसमें प्रभावी लक्षण क्या था? एक्सियल, जिसको हम अक्षीय कहते हैं। और दूसरा क्या था अप्रभावी लक्षण? अंतस्थ, जिसको हम टर्मिनल कहते हैं। तीसरी चीज़ है फली का रूप। फली बर्ड कहलाती है, फली का रूप ये करेक्टर है। कैसा था प्रभावी लक्षण में? इन्फ्लेटेड, फूला हुआ, फूली फली। और अप्रभावी में कॉन्स्ट्रिक्टेड, संकुचित, दबी हुई। फिर क्या है? फली का रंग, जो बर्ड का क्या कलर होगा कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें हम प्रभावी लक्षण देखेंगे तो ग्रीन कलर की फली, क्योंकि पी को हम जो मटर होती है वो हरे रंग की होती है, तो ये प्रभावी होगा। ताजी मटर कहलाती हरे रंग की मटर। अप्रभावी लक्षण क्या है? येलो कलर, तो कुछ पीले कलर की भी होती है, या सूख जाती है तो पीलापन आ जाता है, तो पीला कलर एक अप्रभावी लक्षण है। फिर बीज पत्र का रंग देखते हैं। पीला येलो प्रभावी लक्षण है बीज पत्र का। ज़्यादातर बीज देखे जाए तो भूरे कलर का और पीले कलर का ही होता है, कुछ सफ़ेद होते हैं, काले होते हैं, लेकिन ज़्यादातर पीले और भूरे ही होते हैं, लाल भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर मटर की बात कर रहे हैं तो मटर में प्रभावी लक्षण येलो था, पीले रंग का। अप्रभावी हरा रंग बीज का, बीज पत्र का रंग। फिर बीज का आकार कैसा? गोल राउंडेड, ये प्रभावी लक्षण है। अप्रभावी झुर्रीदार, रिंकल्ड, झुर्री झुर्री बीच में थोड़ा सा क्रैक आ गया, झुर्री आ गई, इस तरीके के। अब हम इसको पिक्चर से देख लेते हैं कैसा है। वंशागति के मौलिक सिद्धांत को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब ये मटर, मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे में 7 जोड़ी लक्षण देखे गए। 7 पेयर्स ऑफ करेक्टर्स ऑफ पी प्लांट्स सेलेक्टेड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। तो शुरुआत से लेकर के अंत तक हम देखेंगे। तो पहले सीड करेक्टर है जिसमें हम 3 चीज़ों को देखेंगे। फिर पॉड करेक्टर है जिसमें हम 2 चीज़ों को देखेंगे। फिर स्टेम करेक्टर है जिसमें हम 2 चीज़ों को देखेंगे। हम टॉप टू बॉटम चल रहे हैं। चलिए हम देखते हैं। पहले में सीड का शेप क्या है। सीड करेक्टर में हम जो 3 चीज़ें देख रहे हैं, जिसमें सीड शेप है, फिर है कोटेलेडॉन कलर है, फिर है कॉस्ट कलर, कोट कलर है, फिर कोट कलर है। तो ये 3 कलर है। तो पहला शेप जो है राउंड और रिंकल्ड, जो हम प्रभावी और अप्रभावी लक्षण देख रहे हैं। तो राउंड ऐसा दिखेगा, रिंकल इस तरीके से दिखेगा। फिर हमने कलर को देखा तो कलर येलोइश है, तो ये प्रभावी है। अप्रभावी क्या है? ग्रीनिश कलर है। तो येलोइश किसका कलर होगा? येलोइश कलर बीज पत्र का होगा, ओके। और ग्रीन कलर बीज पत्र का अप्रभावी होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब बीज पत्र के बाद जब बीज बनता है, आगे होता है, अंकुरित होता है, तो उसमें हम कलर देखेंगे वाइट कलर, जो प्रभावी है, और अप्रभावी ग्रे कलर। अब क्या हुआ? पॉड शेप, ये खत्म हो गया सीड करेक्टर्स। अब क्या होने लगा? पॉड करेक्टर आने लगा, फली निकलने लगी। तो पॉड शेप में हम देखेंगे इन्फ्लेटेड निकली और कॉन्स्ट्रिक्टेड निकली। इन्फ्लेटेड मतलब फूली फली, कॉन्स्ट्रिक्टेड संकुचित। तो फूली फली जो इन्फ्लेटेड है वो कैसी है? वो प्रभावी करेक्टर है, और जो कॉन्स्ट्रिक्टेड है वो अप्रभावी करेक्टर है। फिर पॉड कलर हम देखेंगे येलोइश कलर, ये प्रभावी है। ग्रीन कलर अप्रभावी है। तो येलोइश कलर अप्रभावी भी हो सकता है और प्रभावी भी हो सकता है, क्योंकि हमने ऊपर देखा था, क्या देखा था हमने, कि फली का रंग हरा प्रभावी है और पीला अप्रभावी है, ओके। तो वही है, डोमिनेटेड और नॉन डोमिनेटेड करेक्टरिस्टिक्स को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने नॉन डोमिनेटेड करेक्टरिस्टिक्स को पहले देखा येलो, और डोमिनेटेड कलर करेक्टरिस्टिक्स ग्रीन कलर की। अब ये क्या हो गया? पॉड करेक्टर ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं स्टेम करेक्टर की। इसमें पोजीशन ऑफ पॉड देखेंगे। पहले में जो प्रभावी दिखाया है एक्सियल दिखाया है, अप्रभावी में क्या दिखाया है? टर्मिनल दिखाया है।
फिर स्टेम लेंथ को देखेंगे, लंबाई, टॉल दिखाया गया प्रभावी है, अप्रभावी में ड्वार्फ है। अब आगे चर्चा करते हैं चौथे की। चौथे में कहा गया है कि मेंडल की संकरण तकनीकी, क्रॉसिंग टेक्निक अत्यंत सूझबूझ की द्योतक है। उन्होंने एक समय में एक ही लक्षण का अध्ययन किया, तत्पश्चात एक साथ दो लक्षणों का चुनाव किया और अंत में एक ही साथ तीन लक्षणों का अध्ययन किया। सबसे पहले क्या किया? एक ही लक्षण का अध्ययन। उसके बाद क्या किया? एक साथ दो लक्षणों का चुनाव, सिलेक्शन किया। अंत में एट द लास्ट क्या किया? तीन लक्षणों का अध्ययन किया। तो एक दो तीन इस तरीके से वो आगे बढ़े। एक लक्षण में भिन्नता पाए जाने वाले पौधों में संकरण का एक संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दो लक्षणों में भिन्न पौधों के संकरण संकरण को डिसंकर संस्करण, डिहाइब्रिड क्रॉस, तथा तीन लक्षणों में भिन्न पौधों के बहुसंकरण, पॉलीहाइब्रिड क्रॉस नामों से संबोधित किया। तो तीन चीज़ें यहाँ पे देखी गई। एक लक्षण में भिन्नता मिली अगर, तो उस पौधे में संकरण का एक संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा गया। फिर दो लक्षणों में भिन्न पौधों के, मतलब दो अलग अलग पौधों के दो लक्षणों में, ये बता रहा है कि दो लक्षणों में भिन्न पौधों के संकरण को डिसंकर संस्करण, डिहाइब्रिड क्रॉस, क्रॉस माने ब्रीडिंग करा रहे, क्रॉस करा रहे, तो ये सारी चीज़ें देखी। क्योंकि जब कोई भी सिबलिंग्स को हम देखेंगे या बच्चों को देखेंगे, तो दो पौधों से जब बच्चे उनके होंगे तो उन्हीं में हम करेक्टरिस्टिक्स को पहचानेंगे ना, कि टॉल है, डॉर्फ है, कैसा आ रहा है। तो ये जो क्रॉस ब्रीडिंग है उसी की हम बात कर रहे हैं। तो दो लक्षणों में भिन्न पौधों के संकरण को डिसंकर संस्करण, डिहाइब्रिड क्रॉस, तथा तीन लक्षणों में भिन्न पौधों के बहुसंकरण, पॉलीहाइब्रिड क्रॉस नामों से संबोधित किया। स्वपरागण द्वारा निषेचन की संभावना को समाप्त करने के लिए उन्होंने बीज धारण करने वाले पौधों के पुष्पों से वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पूर्व ही परागकोशों को हटा लिया था। तो ऐसा ना हो जाए कि स्वपरागण होने लगे। स्वपरागण मतलब खुद ही एक ही पौधे में जो स्त्रीकेसर और पुंकेसर है, तो वो ही निषेचन क्रिया को पूरा कर लें, यानी क्रॉस ब्रीडिंग, एक ही क्रॉस ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग ना बन जाए। तो इस बात का भी ध्यान उन्होंने रखा कि वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पूर्व ही परागकोशों को हटा लिया। इसके विपरीत लक्षण वाले पौधों के पुष्पों के परिपक्व परागकोशों के पराग लेकर उसमें बीज धारण करने वाले पौधों के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर रख दिया। तो खुद के पौधे के वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले परागकणों को निकाल करके उन्होंने क्या किया? दूसरी प्रजाति के पौधे को उठाया और उसके जो परागकण थे इसके वर्तिकाग्र पर रख दिए, जिससे वह परागण क्रॉस पॉलिनेशन संभव हो सका। तो अब इससे क्या हुआ? जो पॉलिनेशन हुआ वो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, इन ब्रीडिंग नहीं हुई, क्रॉस ब्रीडिंग हुई। चलिए आगे देखते हैं। मेंडलीय शब्दावली, इसको हम कहते हैं मेंडेलियन टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में हम क्या देखेंगे? पहले जीन को देखेंगे। मेंडल के अनुसार जीवों का प्रत्येक लक्षण उसकी दैहिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में स्थित एक जोड़ी कारकों, फैक्टर्स अथवा निर्धारकों, डर्मिनेंट्स द्वारा निर्धारित होता है। मेंडल के अनुसार जीवों का प्रत्येक लक्षण उसकी दैहिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में स्थित एक जोड़ी कारकों, फैक्टर्स तथा निर्धारकों, डिटर्मिनेंट्स द्वारा निर्धारित होता है। तो डिटर्मिनेंट्स क्या है? हम डिटरमाइन करते हैं ना किसी चीज़ को, तो वही चीज़ें डिटरमाइन कब करते हैं? तो वो डिटर्मिनेंट्स, हम बात करते हैं कि डिटर्मिनेशन हम कर रहे हैं किसी चीज़ का। तो जो दो जोड़ी कारक थे, फैक्टर्स थे, जो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य था, तो उसमें दैहिक कोशिकाएं जो होती हैं, तो उसके प्रत्येक लक्षण को देखते हुए मेंडल ने उनका डिटर्मिनेशन किया और उसी से निर्धारण हुआ। मेंडली कारक या निर्धारक को जोहानसन ने 1906 में जीन शब्द से संबोधित किया, जिसे कालांतर में व्यापक रूप से स्वीकारा गया। अब बात करते हैं युग्म विकल्पी की, अर्थात एलिलोमॉर्फ की। एलील और एलिलोमॉर्फ। एलील क्या होता है? जो गुणसूत्र हम देखते हैं जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, तो उसकी लंबाई, तो गुणसूत्र का एक ऊपर वाला भाग होता है, एक नीचे वाला भाग होता है, जो उसके सेंट्रोमीटर से जुड़ा हुआ होता है। तो उसी के आधार पर हम कहते हैं कि एक अपर एलील है, एक लोअर एलील है, तो वो एलील्स कहलाते हैं। तो उनके साइज को हम पढ़ा करते हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। प्रत्येक लक्षण जो एक कारक द्वारा निर्धारित होता है उसकी दो प्रजातियां होती हैं। इन विकल्पी प्रारूपों को युग्म विकल्पी एलील कहते हैं। मेंडलीय अवधारणा के अनुसार किसी लक्षण के दोनों विकल्पियों के युगल जीन
दो भिन्न भिन्न गुणसूत्रों पर किंतु संगत संस्थिति करस्पॉन्डिंग लोकाई पर स्थित होते हैं। उदाहरण स्वरूप टीटी युग्मक में से कैपिटल टी एक गुणसूत्र पर तथा स्मॉल टी दूसरे गुणसूत्र पर स्थित होता है। इसमें से प्रत्येक दूसरे का युग्म विकल्पी एलील पर स्थित होता है। इस प्रकार एक ही लक्षण के दो विकल्पीय या विकल्पियों को प्रदर्शित करने वाले तथा एक समान अथवा समजात होमोजीनस गुणसूत्रों के संगत संस्थिति पर स्थित जीन के युगल को युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ कहते हैं। तो बेसिकली हमने क्या बात करी, एक कैपिटल टी गुणसूत्र क्रोमोसोम है, एक स्मॉल टी क्रोमोसोम है। अब क्या हुआ कि कैपिटल टी और स्मॉल टी में क्रॉस हुआ, तो कैपिटल टी का जो एक छोटा भाग, बड़ा वाला जो ऊपर वाला भाग था वो स्मॉल टी से लग गया और स्मॉल टी का एक भाग था वो कैपिटल टी से लग गया। तो क्या हुआ, जो एक नया गुणसूत्र नया सेंट्रोसोम बन के आया तो उसमें एक स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों हो सकते हैं। तो उसी की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो उसी को हमने क्या किया, एलिलियोमॉर्फ कहा। उसी को हमने क्या कहा, एलिलियोमॉर्फ कहा। अब बात करते हैं समयुग्मजी एवं विषम युग्मजी, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या है, समयुग्मजी और विषम युग्मजी। प्रत्येक दैहिक गुणसूत्र में एक जीन की दो प्रजातियां या युग्म विकल्पी एलील उपस्थित होते हैं। जब किसी जीव में ये दोनों एलील या युग्म विकल्पी समरूप हों तो उसे लक्षण विशेष के लिए समयुग्मजी होमोजाइगस कहते हैं। परंतु जब किसी पौधे या जीव में लक्षण विशेष के लिए जीन के दोनों युग्मज या युग्म विकल्पी भिन्न हों तो वह जीव इस लक्षण विशेष के लिए विषम युग्मजी हेट्रोजाइगस कहलाता है। उदाहरण स्वरूप पौधे के लंबे तने की लंबाई के लिए कैपिटल टी संकेत का प्रयोग होता है। समयुग्मजी स्थिति में समयुग्मजी जब हो, जिसको हम होमोजाइगस कहते हैं, उस स्थिति में दोनों युग्म विकल्पी कैपिटल टी लंबाई के होते हैं और स्मॉल टी बौनेपन लक्षण के लिए होते हैं। तो कैपिटल टी क्या है, लंबाई का लक्षण है और स्मॉल टी बौनेपन का लक्षण है। तो इसके लिए ये दोनों युग्म विकल्पी हैं। लेकिन कैपिटल टी और स्मॉल टी में एक पर्टिकुलर हाइट होती है, ना तो वो पूरा लंबा होता है ना पूरा बौना होता है, वो मीडियम साइज का होता है। परंतु विषम युग्मजी स्थिति में विपरीत युग्म विकल्पी वाला जीव होता है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें संतति जीव विपरीत विकल्पी वाला होता है। अब आगे बात करते हैं जीन प्रारूप एवं लक्षण प्रारूप, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो जीनोटाइप का मतलब क्या है, जर्म सेल से। फिनोटाइप का मतलब सोमैटिक सेल से। तो फिनोटाइप जो लक्षण होते हैं वे इन्वायरमेंटली अफेक्टेड लक्षण होते हैं और जो जीनोटाइप लक्षण होते हैं वो बायोलॉजिकली या जेनेटिकली अफेक्टेड होते हैं। उसी की हम चर्चा करेंगे। जीनी प्रारूप जीव की आनुवंशिक रचना को व्यक्त करता है तथा इसकी वाह प्रतीति को ध्यान नहीं दिया जाता। इस प्रकार एक पौधे या जीव में किसी लक्षण के लिए उपस्थित जीनों एवं उनके युग्म विकल्पियों को उस जीव का जीन प्रारूप जीनोटाइप कहते हैं। इसके विपरीत जीव में किसी लक्षण की वाह प्रतीति अर्थात आंखों से दिखाई देने वाली रचना को जीव का लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कहते हैं। उदाहरण के लिए मटर के पौधे के तने के आकार को तीन आनुवंशिकी प्रारूप कैपिटल टी स्मॉल टी एवं स्मॉल टी होते हैं। तीन प्रारूप होते हैं। इनमें से कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी इसका जीनी प्रारूप है, जबकि लंबाई लक्षण प्रारूप है। बौनापन पौधे का लक्षण प्रारूप है, जबकि उसका जीन प्रारूप स्मॉल टी है। तो बौनेपन का जीन प्रारूप क्या है, स्मॉल टी है। इससे स्पष्ट होता है कि भिन्न जीनोटाइप या जीनी प्रारूप एक ही प्रकार का लक्षण प्रारूप व्यक्त कर सकता है। जीनी प्रारूप एवं लक्षण प्रारूप शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन 1911 ने किया था। बेसिकली मैंने जनरल टर्म में आपको बताया था जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, जर्म सेल और सोमैटिक सेल क्या होती हैं। तो जर्म सेल क्या होती हैं, जो जीन के थ्रू होती है, जो पेरेंट्स से बच्चों को मिलती हैं। और सोमैटिक सेल क्या होती है, जैसे स्किन है, स्किन की ग्रोथ हो रही है, हमारे कहीं पे चोट लग गई तो चोट भर रही है अपने आप,
सोमैटिक सेल। और सोमैटिक सेल क्या है कि आप अलास्का चले गए तो अलास्का में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो थोड़ा सा कलर में मेलेनिन कम हो जाएगा, बॉडी में मेलेनिन कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से फेयर कलर देखने को मिलेगा। कोई अफ्रीका चला गया तो उसमें मेलेनिन ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो कलर में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। फिर एलर्जी 10 तरह की चीज़ें, तो वो क्या है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट की वजह से होती हैं। और कुछ चीज़ें जेनेटिकली होती है, जैसे कुछ बीमारियां हो गई, कुछ जेनेटिकली ट्रेड्स हो गए, तो जेनेटिक ट्रेड्स हो गए, कुछ आई का कलर हो गया, आपकी बालों का स्ट्रेट होना या फिर घुंघराला होना, ये जेनेटिकली हो जाता है बच्चों में, उनके पेरेंट्स से मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। अब प्रभावी एवं अप्रभावी, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रत्येक विषम युग्मज में दो विपर्यासी लक्षण होते हैं। विपर्यासी, प्रभावी अप्रभावी दोनों को हम देखते हैं। फिर इनमें से केवल एक ही स्वयं को की अभिव्यक्ति करते हैं या स्वयं को दिखाता है, उभार करके लाता है, तथा दूसरा अव्यक्त रहता है, दूसरा छुपा हुआ रहता है। व्यक्त लक्षण ही प्रभावी जीन रूप में कैपिटल टी जीनी संकेत लंबाई को व्यक्त करता है तथा स्मॉल टी संकेत बौनेपन का द्योतक होता है। कैपिटल टी स्मॉल टी विषम युग्मजी में कैपिटल टी एक प्रभावी विकल्पी है, क्योंकि यह लंबाई या लंबापन लक्षण प्रारूप को व्यक्त करता है। इसके विपरीत स्मॉल टी विकल्प अप्रभावी है, यह अव्यक्त अव्यक्त रहता है। तो जब हम कैपिटल टी स्मॉल टी की बात कर रहे हैं तो बौना बच्चा नहीं होता, बौने से थोड़ा सा लंबा होता है, तो वो लंबाई का द्योतक है। लेकिन स्मॉल टी क्या है, वो बौने का द्योतक है। तो क्या है, यहाँ पे एक प्रभावी लक्षण क्या है, कैपिटल टी, लेकिन बौना क्या है, छुपा हुआ है, तो पता नहीं चल रहा बौने के बारे में। लेकिन स्वयं को अभिव्यक्त ना करने पर भी अप्रभावी जीन बना बिना किसी परिवर्तन की अगली पीढ़ी में पारगमित हो जाता है। तो दिखाई नहीं दे रहा है, अप्रभावी है, तब भी वो बिना किसी बिना किसी परिवर्तन के अगली पीढ़ी में आगे क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। मेंडल के प्रयोग की बात करते हैं। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, एक संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधे के एक लक्षण का अध्ययन किया। इसके लिए उन्होंने दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों का चुनाव किया। एक पौधा लंबे तने का था तथा दूसरा पौधा बौने तने का था। इन पौधों में आपस में संकरण कराया, फिर से उगाया। संकरण से प्राप्त बीजों से उत्पन्न हुए सभी पौधे लंबे कद के थे। ये पौधे F1 पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते थे। F1 पीढ़ी के सभी पौधों में स्वनिषेचन पॉलिनेशन कराया गया। उनसे उत्पन्न बीजों को एकत्रित कर लिया गया। इन बीजों से उत्पन्न सभी पौधे उगाए गए। ये पौधे F2 पीढ़ी के या F2 पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते थे। इनमें 3 पौधे लंबे पाए गए, एक पौधा बौने तने का पाया गया। तत्पश्चात लंबे तने वाले पौधे के बीज को एवं बौने तने वाले पौधे के बीज को पृथक पृथक उगाया गया। परिणाम स्वरूप इनमें 3/4 पौधे लंबे तने वाले पाए गए, 1/4 पौधे या 1/4 पौधे बौने तने वाले पाए गए। तो 4 में से 3 लंबे और एक बौना मिला। अगली पीढ़ी में बौने पौधे में उनका एक लक्षण परंपरागत पाया गया, जबकि लंबे पौधे में से 1/3 पौधे शुद्ध लंबे तने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहे और उनमें से शेष 2/3 पौधों में से 3:1 का अनुपात बना। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। तो चित्र को आसानी से देख सकते हैं, जनरेशन्स है। तो ये पौधे की जनरेशन है, तो इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा, ड्वार्फ होमोजाइगस, और ये टॉल होमोजाइगस। टॉल होमोजाइगस ये वाला और डॉर्फ होमोजाइगस ये वाला। तो इन दोनों को हमने देखा और अलग से पढ़ा। फिर इसके बाद हमने जब क्रॉस ब्रीडिंग हुई तो F1 जनरेशन हुई। F1 जनरेशन में हमने टॉल हेट्रोजाइगस देखा और टॉल हेट्रोजाइगस दोनों तरफ देखा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पहली पीढ़ी की F2 जनरेशन है, पहली पीढ़ी के बाद की बात है। अब उसमें जब क्रॉस ब्रीडिंग हुई तो उसमें हम देखेंगे वेरिएशन। एक जो तीसरी जनरेशन आई इनकी, तो इसमें क्या है, जो टॉल थे होमोजाइगस मिले। तो होमोजाइगस मतलब जिसमें कैपिटल टी डोमिनेंट है। फिर दो ऐसे मिले जिसमें जो रिजल्ट है वो तो टॉल का ही है, लेकिन वो हेट्रोजाइगस है, उसमें दोनों मिलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इन तीनों को मिलाकर 75% बनता है। लेकिन एक ऐसा भी मिलेगा जिसमें स्मॉल टी मिलेगा,
जो डॉर्फ होमोजाइगस होगा ये 25% मिलेंगे या 1/4 मिलेंगे। तो मेंडल के लंबे व बौने पौधों में मेंडल द्वारा एक संकर क्रॉस ये हमें दिखाया गया है, मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टॉल एंड डॉर्फ पी प्लांट्स, मटर के पौधे पर। अब मौलिक सिद्धांत क्या कहता है ये हम देख लेते हैं। टॉल पी प्लांट कैपिटल टी टी, इसको हमने कैपिटल टी से डिनोट किया है। उनमें डॉर्फ पी प्लांट जिसको हमने स्मॉल टी टी या स्मॉल टी से हमने डिनोट किया है। तो P1 जनरेशन जब हमने उसमें देखी तो ब्रीडिंग कराने के बाद टॉल हमें कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल के उसमें फॉर्मेट में मिला। तो ये जो गैमेट्स थे इससे जो F1 जनरेशन मिली, तो उन गैमेट्स ने क्या बनाया, उन्होंने कैपिटल टी से मिलकर के टी टी टॉल बनाया। फिर टी और स्मॉल टी ये भी टॉल बना, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल बना, और एट द लास्ट स्मॉल टी ये डॉर्फ मिला हमें। तो वही चीज़ दिखाई गई है। लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो कॉलम है, तो कॉलम में आपको क्या डिनोट किया गया है, कॉलम में डिनोट किया गया है कॉलम में आपको डिनोट किया गया है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली हमें अलग डिनोट किया गया है, वर्टिकली अलग डिनोट किया गया है। वर्टिकल में स्पर्म को डिनोट किया गया है, हॉरिजॉन्टल में एग को डिनोट किया गया है। तो इसके बाद हम F2 जनरेशन का रिजल्ट देख लेते हैं। तो कैपिटल टी टी और कैपिटल टी स्मॉल टी ये टॉल को डिनोट करते हैं, और स्मॉल टी डॉर्फ को डिनोट करते हैं। जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये 2 बार आएगा, इसलिए जो अनुपात बनेगा वो 3:1 का बनेगा, टॉल वर्सेस डॉर्फ का। तो ये मेंडल्स एक्सप्लेनेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टॉल एंड डॉर्फ पी प्लांट्स ये हमने देख लिया। मेंडल ने F1 पीढ़ी के अप्रभावी लक्षण वाले विषम युग्मजी जनक के साथ संकरण को परीक्षण संकरण कहा है, और उनके पूर्वज या पूर्व पूर्वज पौधों के संकरण को संकर पूर्वज संकरण बैच क्रॉस कहा है। मेंडल को परीक्षण संकरण के द्वारा यह सिद्ध करना था कि प्रभावी एवं अप्रभावी जीन की आवृत्ति क्या पीढ़ी दर पीढ़ी समान रहती है या नहीं। इस प्रकार उन्होंने यह देखा कि लंबे तने कैपिटल टी एवं बौने तने स्मॉल टी युग्म विकल्पी जब पृथक होते हैं तो उनकी आवृत्ति समान रहती है। मेंडल ने उक्त प्रयोग के परिणामों के आधार पर निम्नलिखित आनुवंशिकी नियमों का प्रतिपादन किया। पहला क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। मटर के पौधे पर परीक्षण करते समय मेंडल ने यह देखा कि एक युगल विपर्यासी अर्थात 2 युग्म विकल्पी लक्षणों वाले पौधों में संकरण करने पर केवल एक ही लक्षण संकरण पौधे में स्वयं को अभिव्यक्त करने में समर्थ होता है। क्या बताया उन्होंने, मटर के पौधे पर परीक्षण करते समय मेंडल ने यह देखा कि एक युगल विपर्यासी अर्थात 2 युग्म विकल्पी लक्षणों वाले कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे में संकरण करने पर केवल एक ही लक्षण संकर पौधे में स्वयं को अभिव्यक्त करने में समर्थ होता है, यह प्रभावी लक्षण होता है। दूसरा अव्यक्त लक्षण अप्रभावी लक्षण होता है। इसके आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता का प्रथम नियम प्रतिपादित किया। इसके अनुसार एक या एक से अधिक विपर्यासी लक्षणों वाले जीवों में संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में प्रकट लक्षणों को प्रभावी लक्षण कहते हैं, अर्थात प्रभावी लक्षण ही व्यक्त होते हैं तथा अप्रभावी लक्षण प्रकट ना होकर वे छिपे रहते हैं। परंतु F2 पीढ़ी में दबा हुआ अप्रभावी लक्षण पुनः 25% पौधे में अपने आप को अभिव्यक्त करता है। तो पहली पीढ़ी में अगर एक टॉल और बौने पौधे से डॉर्फ और टॉल का हमने संकरण कराया तो पहली पीढ़ी में तो हमें टॉल ही प्रभावी रूप से दिखेगा, लेकिन दूसरी पीढ़ी में एक डॉर्फ हमें ज़रूर दिखेगा क्योंकि वो दबा हुआ रहता है। तो अगर 4 बच्चे हो रहे हैं दूसरी पीढ़ी के, तो 4 बच्चे में एक बच्चा बौना होगा और 3 बच्चे लंबे होंगे, ये बताया उन्होंने। फिर है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस नियम को युग्मों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स से भी संबोधित किया जाता है। इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में आए युग्म विकल्पी आपस में मिश्रित नहीं हो जाते। प्रभावी विकल्पी के साथ अप्रभावी विकल्पी भी अपना अस्तित्व बनाए रखने में या बनाए उपस्थित रहता है तथा F2 पीढ़ी के पौधे अपना युग्मक बनाते हैं तो यह युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। दोनों विकल्पियों के पृथक हो जाने की क्रिया को पृथक्करण कहा जाता है। पृथक्करण नियम के अनुसार विषम युग्मजी या संकर युग्मजी कैपिटल टी स्मॉल टी के दोनों कारक या जीन पास पास रहते हुए भी एक दूसरे से सम्मिश्रित नहीं होते हैं। युग्म
या युग्मक निर्माण के समय दोनों विकल्पी एक दूसरे से पृथक हो जाते तथा प्रत्येक युग्मक में दोनों में से एक विकल्पी होता है। इसके फलस्वरूप विषम युग्मजीय संकर से दो प्रकार के युग्म या युग्मक बनते हैं, जिनमें से 50% कैपिटल टी लंबे तने वाले पौधे तथा 50% में स्मॉल टी बौने तने वाले पौधे के जीन होते हैं। जीन की बात कर रहे हैं हम, रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अतः यह युग्मक लंबेपन अथवा बौनेपन के लिए शुद्ध होता है। इसी कारण पृथक्करण के नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। ये क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस द्विसंकर संकरण। मेंडल ने अपने द्विसंकर संकरण में मटर के पौधे के दो लक्षण या लक्षणों, बीज के आकार गोल एवं झुर्रीदार एवं बीज पत्र के रंग हरे व पीले का एक साथ अध्ययन किया। मतलब दो चीज़ों का एक साथ अध्ययन कर रहे हैं, दो गुणों का एक साथ अध्ययन कर रहे हैं। इसके लिए मटर के एक पौधे का चुनाव किया जिसके बीज का आकार गोल तथा बीज पत्र का रंग पीला था। तो एक डोमिनेंट करेक्टर लिया, एक नॉन डोमिनेंट करेक्टर लिया या रिग्रेसिव करेक्टर लिया। इसी प्रकार उन्होंने दूसरा पौधा लिया जिसका बीज झुर्रीदार एवं बीज पत्र का रंग हरा। तो इसमें एक रिग्रेसिव और दूसरा डोमिनेंट करेक्टर लिया। तो इन दोनों पौधों में परस्पर संकरण कराया। इसके परिणाम स्वरूप प्राप्त F1 पीढ़ी के सभी पौधों में स्वपरागण होने दिया। इनसे प्राप्त बीजों को पुनः उगाया। इसके फलस्वरूप F2 पीढ़ी के पौधों में चार प्रकार के लक्षण प्रारूप फिनोटाइप 9:3:3:1 के अनुपात में पाए गए। तो एक लंबी श्रेणी बनी यहाँ पर। गोल पीले शुद्ध, इसको इन्होंने शुद्ध कहा, और झुर्रीदार शुद्ध में इसको P1 पैतृक पीढ़ी कहा। अभी हम F1 की बात कर रहे हैं। तो गोल पीले का संकर कराया गया। उससे क्या बना? गोल पीले 9 बने, गोल हरे 3 बने, झुर्रीदार पीले 3 बने और झुर्रीदार हरा 1 बना। तो ये F2 पीढ़ी आई F1 पीढ़ी के बाद। तो गोल पीले थे और झुर्रीदार, तो ये जो थे गोल लिया और पीला लिया। पीला क्या था? पीला था बीज पत्र, और गोल क्या था? जो बीज का आकार था। तो ये जो शुद्ध थे, इसका क्रॉस संकर किससे कराया गया? झुर्रीदार से। तो झुर्रीदार से जब क्रॉस संकर हुआ तो गोल पीले जो संकर बने, हाइब्रिड बने, तो 9 गोल पीले बने, 3 गोल हरे बने और 3 झुर्रीदार पीले बने और 1 झुर्रीदार हरा बना। ओके। फिर इसमें जो दूसरी पीढ़ी आई, द्वितीय संततीय पीढ़ी या संतानी पीढ़ी, ग्रीन रिंकल्ड सीड्स, इसमें बताया, इसको इन्होंने डिनोट किया YYRR से। तो YY येलो और RR राउंडेड। तो यही बताया, YR इन्होंने इससे डिनोट किया स्मॉल से। और कैपिटल YR क्या है? येलो राउंडेड सीड्स हैं, कैपिटल YY और कैपिटल RR। तो अब इसके बाद जो झुर्रीदार एक बना था, तो उसको इन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग उसकी कराई। तो क्रॉस ब्रीडिंग जब हुई YR, कैपिटल YR और स्मॉल YR के बीच में, तो क्या बना? येलो रिंकल्ड सीड्स बने, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r। अब गेमेट्स को हम F3 जनरेशन में देखते हैं। तो वही हमने डिवाइड कर दिया, कॉलम को किससे? स्पर्म से दिखाया, और इसको फीमेल वाले रिप्रोडक्टिव से दिखाया, एक्स से दिखाया। आपने हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में स्पर्म से, हॉरिजॉन्टल में आपने किससे दिखाया? एक्स से दिखाया। तो वही YR कैपिटल में, स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल y कैपिटल R सेकेंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में कैपिटल Y स्मॉल r, और थर्ड आपका हॉरिजॉन्टल में आपका क्या है? कैपिटल Y स्मॉल r, और लास्ट में स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल r। तो इनसे क्या चीज़ें बनी? कॉम्बिनेशन, 16 कॉम्बिनेशन बने। तो सारे कॉम्बिनेशन एक बार देख लेते हैं। पहले F3 जनरेशन का रिजल्ट देख लेते हैं। तो 9 ऐसे कॉम्बिनेशन बने जो येलो राउंड थे, 3 ऐसे बने जो येलो रिंकल्ड थे, 3 ऐसे बने जो ग्रीन राउंड थे, और एक ऐसा था जो ग्रीन रिंकल्ड। हम देख क्या रहे? पीले, नीले तथा हरे झुर्रीदार बीजों, नीला नहीं है इसमें, तो पीला गोल और हरा झुर्रीदार बीज वाले मटर के पौधे में मेंडल द्वारा द्विसंकरण, मेंडल्स डिहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन पी प्लांट्स हैविंग येलो राउंड सीड्स एंड ग्रीन रिंकल्ड सीड्स।
तो पहला कॉम्बिनेशन था कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये था येलो राउंड। दूसरा था कैपिटल वाई कैपिटल आर येलो राउंड। तीसरा था कैपिटल वाई कैपिटल आर येलो राउंड। चौथा था कैपिटल वाई आर येलो राउंड। तो ये चारों येलो राउंड। पांचवा कॉम्बिनेशन कैपिटल आर ये येलो राउंड। ग्रीन राउंड कौन सा आया? छठा, स्मॉल वाई कैपिटल आर। फिर सातवां येलो राउंड आया कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये येलो राउंड है। फिर ग्रीन राउंड कैसे आया? स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ऊपर भी हम देख सकते हैं ग्रीन वाला कैसे दिखा रहे हैं। ये ग्रीन वाले में दिखा रहा है स्मॉल वाई और स्मॉल आर करेक्टर, अगर दोनों चीज़ें मिल रही हैं तो डोमिनेट करेक्टर में पहले नंबर पे अगर वाई वाई आर आर ऊपर देख सकते हैं स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो वो ग्रीन होगा। और अगर कैपिटल आ गया तो राउंड हो जाएगा, अगर कैपिटल आर आ गया एक और स्मॉल आर आ गया तो रिंकल हो जाएगा। तो वही देख रहे हैं हम स्मॉल वाई 8वें नंबर पे और कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इसमें कैपिटल आर आ गया तो इसलिए क्या हो गया? राउंड हो गया। और इसमें ये दोनों अगर स्मॉल आर आ जाते तो ये क्या हो जाता? रिंकल हो जाता। अब नौवां देखते हैं, येलो राउंड है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसके बाद येलो राउंड है कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब देखो यहाँ पे दोनों स्मॉल आर हो गए तो ये क्या हो गया? रिंकल्ड हो गया, राउंड नहीं होगा ये। तो येलो रिंकल्ड होगा ये, क्योंकि कैपिटल वाई दोनों है इसमें। अब कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये येलो रिंकल्ड ये भी है, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेट क्या कर रहा है? कैपिटल वाई। फिर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये येलो राउंड हो जाएगा। स्मॉल आई, अब यहाँ पे स्मॉल वाई दो हैं तो ये क्या हो गया? ग्रीन हो गया, ये येलो नहीं रहा, तो ये रिग्रेसिव वाला है। और कैपिटल आर स्मॉल आर ऑब्वियसली राउंड होगा ये, क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेट है, डोमिनेटिंग करेक्टर है। कैपिटल वाई स्मॉल आर ये भी येलो रिंकल्ड हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल वाई क्या है? डोमिनेटेड है। फिर डोमिनेटिंग करेक्टर यहाँ पे कोई नहीं, लास्ट वाले 16 में ये ग्रीन रिंकल्ड होगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। इस प्रकार मेंडल ने द्विसंकरण संस्करण के प्रयोग के परिणाम के आधार पर एक और नियम का प्रतिपादन किया, जिसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम के नाम से संबोधित किया जाता है। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल के इस तृतीय नियम के अनुसार विभिन्न लक्षणों के लिए उत्तरदायी जीन युग्मक जनन के समय जब एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं तो वे अगली पीढ़ी में जाने के लिए दोनों युग्मज एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। वह किसी विशेष लक्षण विकल्पी के साथ साथ विकल्पी से प्रभावित हुए बिना ही अपव्यूहन करते हैं। ऐसा नहीं है कि मटर के बीजपत्र का पीला रंग सदैव गोल बीज के साथ या हरा बीजपत्र सदैव झुर्रीदार बीज के साथ साथ पाया जाता है, वरन पौधे में उपस्थित लक्षण दूसरे पौधे में उपस्थित लक्षण के साथ स्वतंत्र रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी पारगमन करते हैं। अब चर्चा करते हैं मानव के मेंडेलियन नियमों की सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल इन मैन। क्या है यूनिवर्सैलिटी ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल इन मैन? मेंडल के वंशागति के मूल नियम मटर के पौधे पर ही नहीं प्रयुक्त होते, वरन यह नियम अन्य वनस्पतियों, जंतुओं एवं मानव में सार्वभौमिक पाए जाते हैं। मेंडल के प्रथम दो नियम का रूपांतरण मानव के आनुवंशिकी लक्षणों के आधार पर किया जा सकता है। मानव में सभी फिनाइल थियोकार्बामाइड पीटीसी रासायनिक पदार्थों को चखने में समर्थ नहीं होते। वे जो इस रसायन को चखने में समर्थ होते उन्हें स्वाद टेस्टर कहा जाता है, तथा शेष जो इसको चखने में असमर्थ होते उन्हें अस्वादक नॉन टेस्टर कहा जाता है। स्वाद क्षमता को जीनी संकेत कैपिटल टी से संबोधित करते तथा इसके विपर्यासी लक्षण स्वाद विहीनता को स्मॉल टी से अंकित किया जाता है। प्रभावी और अप्रभावी, डोमिनेटेड एंड रिग्रेसिव, दोनों की बात करी गई है। मनुष्य में स्वाद क्षमता प्रभावी विकल्पी कैपिटल टी से नियंत्रित होती है, तथा जबकि स्वाद विहीनता अप्रभावी विकल्पी स्मॉल टी से नियमित रहता है। इस लक्षण के अध्ययन से यह पता चला है कि स्वादजनक कैपिटल टी टी एवं अस्वादक जननी स्मॉल टी टी की सभी संततियों का लक्षण प्रारूप
स्वादक तथा जीनी प्रारूप कैपिटल टी स्मॉल टी अर्थात विषम युग्मजी पाया जाता है। इससे मेंडेलिय का प्रथम नियम पुष्ट किया जा सकता है कि मानव में भी प्रभावी विकल्पी F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं या होती है, जबकि अप्रभावी विकल्पी अव्यक्त होकर छिपे रहते हैं। F2 पीढ़ी में जब विषम युग्मजी जनक कैपिटल टी टी एवं जननी संतति कैपिटल टी स्मॉल टी की संततियों का स्वाद परीक्षण किया गया तो 3/4 संततियां स्वादक टेस्टर तथा 1/4 अस्वादक नॉन टेस्टर पाई गई। इससे सिद्ध हो जाता है कि अप्रभावी विकल्पी द्वितीय पीढ़ी में पृथक होकर के पुनः प्रकट होता है। स्वादक एवं अस्वादक टेस्टर एंड नॉन टेस्टर के लक्षणों का प्रारूप का अनुपात 3:1 तथा जीनी प्रारूप का अनुपात 1:2:1 है, जिसमें से 1:2:1 में कैपिटल टी टी और दूसरे में कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी होते हैं, जो मेंडल के द्वितीय वंशागति के नियम के समवर्ती परिणामों का प्रतिनिधित्व करता है। इसे चित्र संख्या में की सहायता से समझा जा सकता है। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? चित्र में जैसा दिखाया गया है तो उसकी सहायता से हम समझ सकते हैं। इस प्रकार उक्त तथ्य के आधार पर मेंडल के प्रथम दोनों नियम प्रभाविता तथा पृथक्करण का नियम मानव जनसंख्या में पूर्णतः सत्य प्रतीत होते हैं। इस नियम को आधुनिक आनुवंशिकी के आधार पर समझा जा सकता है कि प्रत्येक आनुवंशिक लक्षण के लिए जीन उत्तरदायी होता है। यह जीन अपने दो युग्म विकल्पी रखता है, जिसका एक विकल्पी प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है। जीन आनुवंशिकता की एक स्वतंत्र इकाई है जो गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। प्राय यह समजात गुणसूत्र पर उपस्थित अपने युग्म विकल्पी से प्रभावित नहीं होते। युग्मक जनन के समय गुणसूत्र के समजात युग्म का प्रत्येक भाग पृथक हो जाता है, जिनमें प्रत्येक पर दो युग्म विकल्पी में से एक विकल्पी स्थित होता है। जीन वर्ण संकर में फिर एक साथ आ जाते हैं। ये जीन एक दूसरे से मिल नहीं जाते। जब तक कि ये जीन एक दूसरे से मिल नहीं जाते बल्कि एक साथ रहते हैं, तो ये जो दो जीन है एक दूसरे से मिलते भी हैं और एक साथ भी रहते हैं। जैसे कैपिटल टी की बात कर रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी फिर स्मॉल टी, तो वही ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जीन एक दूसरे से मिल नहीं जाते बल्कि एक साथ रहते हैं। जब वर्ण संकर युग्मक बनता है तो उस समय पृथक हो जाते हैं और मेंडल के आनुवंशिक लक्षणों को पारगमित करने वाले कारको फैक्टर्स को अब जीन के नाम से जाना जाता है। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम इस बात की व्याख्या करता है कि जीनों के युग्म जो दो या दो से अधिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, वे युग्मक निर्माण की अवस्था में पृथक हो जाते हैं। वे ऐसे इसलिए होते हैं क्योंकि वे पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं तथा अपने जीन साथी या अपने साथी जीन के किसी भी प्रभाव में उपस्थित नहीं होते। इनका पारगमन पीढ़ी दर पीढ़ी स्वतंत्र रूप से होता है। मानव में इस मौलिक नियम की सार्वभौमिकता का परीक्षण सरलतापूर्वक एक दृष्टांत से किया जा सकता है, जिसमें दो लक्षणों का वंशानुक्रमण एक साथ अवलोकित किया जा सकता है। ये दोनों आनुवंशिक लक्षण मानव में पीटीसी को चखने की क्षमता एवं जिह्वा के किनारे मोड़ने की क्षमता है। पीटीसी को हमने ऊपर देखा था ना, पीटीसी क्या होता है? फिनाइल थियोकार्बामाइड। तो पीटीसी को चखने की क्षमता एवं जिह्वा के किनारे को मोड़ने की क्षमता है। पहले लक्षण के लिए उत्तरदायी जीन कैपिटल टी होता है तथा दूसरे लक्षण के लिए कैपिटल आर उत्तरदायी जीन होता है। इनका विपर्यासी विकल्पी क्रमशः स्मॉल टी और स्मॉल आर होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक लक्षण के जीन के दो दो विकल्पी होते हैं। जनक स्वादक एवं जिह्वा मोड़ने वाला जो कैपिटल टी कैपिटल आर जीनी प्रारूप का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि माता पूर्णतः अस्वादक और जिह्वा मोड़ने में अक्षम है। स्मॉल टी स्मॉल आर जीनी प्रारूप का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसी स्थिति में जनक के दो युग्म या युग्मक निर्मित होते हैं, कैपिटल टी कैपिटल आर एवं कैपिटल टी कैपिटल आर, तथा माता के दो युग्मक स्मॉल टी स्मॉल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। अतः F1 पीढ़ी के सभी संततियां स्वादक एवं जिह्वा मोड़ने वाली हैं, क्योंकि ये दोनों लक्षण प्रभावी विकल्पी युक्त हैं। इन सब का जीनी प्रारूप विषम युग्मजी कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर पाया गया। F2 पीढ़ी के लिए विषम युग्मजी
जनक कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर का विवाह एक विषम युग्मजी स्त्री से हुआ, जिससे इन दोनों माता एवं पिता की युग्मक एक जैसे प्राप्त हुए, जो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर है। जब माता पिता के चार चार युग्मज या युग्मक आपस में निषेचित होते हैं तो 16 युग्मनज बनाने की संभावना होती है। इनमें से 4 प्रकार के लक्षण प्रारूपों स्वादक एवं जीव मोड़ने वाला, अस्वादक जीव मोड़ने वाला, अस्वादक जीव ना मोड़ने वाला, अस्वादक जीव ना मोड़ने वाला का गणती अनुपात क्या होता है? 9:3:3:1। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्वादक लक्षण सदैव जीभ मोड़ने जैसे लक्षण के साथ पारगमित नहीं होता। ये दोनों लक्षण एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते, अर्थात यह सिद्ध होता है कि मानव के आनुवांशिक लक्षण वंशानुक्रमण में स्वतंत्र हैं। लेकिन 16 या उससे अधिक संततियां शायद ही किसी मानव दंपति के हों जिस पर इस प्रकार का अध्ययन किया जा सके, जिससे 9:3:3:1 के अनुपात में लक्षण प्रारूप प्राप्त किए जा सके। साथ ही साथ समयुग्मजता एवं विषम युग्मजता को सिद्ध कर पाना भी मानव समाज में एक सरल कार्य नहीं है। अतः मानव में मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की पुष्टि कर पाना टेढ़ी खीर प्रमाणित होता है। साथ ही साथ कई अवस्थाओं में इस मूल नियम को त्रुटि रहित पाना संभव नहीं है। प्रत्येक गुणसूत्र असंख्यों जीनों का वहन करता है। जो जीन एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, विशेषकर उनमें वे जो एक दूसरे के समीप होते हैं, संलग्न लिंक्ड होते हैं, वे पूरे खंड के खंड पारगमित होते हैं। वे जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर की अवस्था में समवर्ती गुणसूत्र से खंड विनिमय करते हैं। इसी प्रकार लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का खंडन करती है। मानव में लूथेरन रुधिर वर्ग या जिसको हम कहते हैं लूथेरन ब्लड ग्रुप एवं स्ट्रावक स्तर सीक्रेटर स्टेटस की संलग्नता मेंडल के इस नियम की सार्वभौमिकता पर पुनः प्रश्न चिन्ह लगाती है। सर्वप्रथम इस नियम पर संदेह वर्तमान शताब्दी के पूर्वार्ध में ही डब्ल्यू बैटसन, आर सी पुनेट एवं टी एच मॉर्गन आदि आनुवंशिक विशेषज्ञों ने व्यक्त किया था। अब बात करते हैं वंशानुक्रमण क्रियाविधि जेनेटिक मैकेनिज्म की। मेंडलीय आनुवंशिक नियमों की सार्वभौमिकता की पुष्टि के लिए कई अनुवर्ती अध्ययन किए गए, जिनसे यह ज्ञात होता है कि अनेकों लक्षणों में मेंडल द्वारा प्रतिपादित अनुपात में खरे नहीं उतरते। मेंडलीय नियमों में प्रभाविता का नियम वंशानुक्रमण की क्रियाविधि का द्योतक है, जिससे यह ज्ञात होता है कि जीन के युग्म विकल्पी किस प्रकार क्रिया करते हैं। समयुग्मजी स्थिति में प्रबल तथा अप्रबल दोनों युग्म विकल्पी अभिव्यक्ति या अभिव्यक्त होते हैं, लेकिन विषम युग्मजी स्थिति में केवल प्रबल विकल्पी ही प्रकट होने में समर्थ है। यह मेंडल ने संकरण प्रयोगों द्वारा निष्कर्ष निकाला था कि पेड़ पौधे एवं जंतुओं में प्रत्येक लक्षण एक कारक द्वारा नियंत्रित होता है, लेकिन इसके पश्चात आनुवांशिक विदों ने अन्य जीवों पर लक्षणों की वंशागति से संबंधित परीक्षण किए तो उन्हें मेंडलीय अनुपात के विपरीत अनेकों विवादास्पद एवं परिवर्तित परिणाम देखने को मिले। इसके फलस्वरूप बैटसन ने एक कारक परिकल्पना फैक्टर हाइपोथेसिस नाम की एक अवधारणा प्रस्तुत की। इस अवधारणा के अनुसार दो या दो से अधिक जीन अंतरक्रिया इंटरेक्शन द्वारा एक ही लक्षण को प्रभावित कर सकते हैं। वे विरोध या उत्क्रमण, रिवर्सल, योग, एडिशन, अपघटन, सब्सट्रैक्शन अथवा रूपांतरण, मॉडिफिकेशन, संपूरकता, सप्लीमेंटेशन द्वारा किसी लक्षण की वास्तविक अभिव्यक्ति को प्रभावित करते हैं। यह जीनों की अंतःक्रिया प्रायः दो स्तरों पर होती है। पहला जीन के युग्म विकल्पियों के स्तर पर, दूसरा जीन के स्तर पर। पहले को अंतर्विकल्पी जीन अंतःक्रिया इंटर एलेलिक जीन इंटरेक्शन तथा दूसरे को अंतर्विकल्पी रहित जीन अंतरक्रिया नॉन इंटर एलेलिक जीन इंटरेक्शन कहा जाता है। अंतर्विकल्पिक जीन अंतरक्रिया तो
मेंडल के प्रबल एवं अप्रबल वंशानुक्रमण क्रियाविधि के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। मानवों में प्रबल एवं अप्रबल विकल्पी के आधार पर निम्नलिखित 4 विधियों का वंशानुक्रमण घटित होता है। पहला, प्रबल वंशानुक्रमण। विषम युग्मजीय अवस्था में एक विकल्पी का प्रभाव दूसरे विकल्पी पर सदैव प्रभावी नहीं होता। इसकी प्रभाविता मुख्य 3 प्रकार से पाई जाती है। पहला, पूर्ण प्रभाविता, दूसरा अपूर्ण प्रभाविता, तीसरा सप्रभाविता। दूसरा है अप्रबल वंशानुक्रमण। विषम युग्मजीय अवस्था में अप्रबल विकल्पी प्रकट न होकर छिपा रहता है। वह प्रभावी विकल्पी के साथ सम्मिश्रित नहीं होता, बल्कि F2PD में पुनः प्रकट होता है। मानव में कई ऐसे लक्षण हैं जिनको वंशानुक्रमण के लिए अप्रबल जीन उत्तरदायी होता है, जैसे रंजकहीनता, एल्बिनिज्म। प्रबल वंशानुक्रमण, डोमिनेंट इनहेरिटेंस। यदि किसी लक्षण का एक विकल्पी सहयुग्मजी एवं विषम युग्मजी दोनों अवस्थाओं में समान लक्षण प्रारूप फिनोटाइप रखता है तो इसे उस विकल्पी की प्रभाविता कहते हैं। जब यह प्रभावी विकल्पी किसी लक्षण के वंशानुक्रमण के लिए उत्तरदायी होता है तो इसे ही हम प्रबल वंशानुक्रमण के नाम से पुकारते हैं। प्रबल वंशानुक्रमण मुख्यतः 3 प्रकार से घटित होता है, जो इस प्रकार है। पूर्ण प्रभाविता, कंप्लीट डोमिनेंस। जब प्रभावी विकल्पी का लक्षण प्रारूप समयुग्मजी एवं विषम युग्मजी दोनों अवस्थाओं में समान रूप से पाया जाए तो इसे उस विकल्पी की पूर्ण प्रभाविता कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य में फिनाइल थियोकार्बामाइड नामक रासायनिक पदार्थ की स्वाद क्षमता या स्वादक क्षमता का परीक्षण किया जाता है, जिसका वर्णन इसके पूर्व किया जा चुका है। इसमें यह देखा गया कि स्वादक क्षमता के लिए एक प्रभावी विकल्पी कैपिटल टी उत्तरदायी है। इस जीन का दूसरा विकल्पी स्मॉल टी अप्रभावी होता है। यदि समयुग्मजी स्वादक पुरुष का विवाह किसी समयुग्मजी अस्वादक स्त्री से हो जाए तो उससे उत्पन्न प्रथम पीढ़ी की संततियां स्वादक क्षमता वाली पाई जाती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्वादक क्षमता वाला विकल्पी दूसरे अस्वादक क्षमता वाले विकल्पी पर पूर्ण स्वरूप से प्रभावी होता है। दूसरा है अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब किसी प्रभावी विकल्पी की अभिव्यक्ति विषम युग्मजी एवं समयुग्मजी अवस्था में समान रूप से न हो, अर्थात समयुग्मजी से विषम युग्मजी का लक्षण प्रारूप कुछ भिन्न हो, तो प्रभावी विकल्पी की इस प्रकार की अभिव्यक्ति को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इसमें विषम युग्मजी अवस्था में प्रभावी विकल्पी की अभिव्यक्ति समयुग्मजी अवस्था की अपेक्षा कम होती है। सामान्यतया ऐसी स्थिति में विषम युग्मजी अवस्था का लक्षण प्रारूप प्रभावी एवं अप्रभावी विकल्पी के लक्षण प्रारूप का मध्यवर्ती होता है। उदाहरण स्वरूप मानव लाल रुधिर कोशिकाओं में हसियाकार कोशिकीय लक्षण सिकल सेल ट्रेट पाया जाता है। यह लक्षण उन संततियों में पाया जाता है जिनके जनकों में कोई एक समयुग्मजी प्रभावी विकल्पियों वाले कैपिटल ए होते हैं तथा दूसरे समयुग्मजी अप्रभावी विकल्पियों वाले कैपिटल एस होते हैं। प्रभावी युग्म विकल्पियों वाले जनक कैपिटल ए की सभी लाल रुधिर कणिकाएं सामान्य एवं गोलाकार होती हैं, जबकि इसके विपरीत अप्रभावी युग्म विकल्पी वाले जननी कैपिटल एस की लाल रुधिर कणिकाएं असामान्य होती हैं। इनका आकार हंसिया जैसा होता है। ये हीमोग्लोबिन की पर्याप्त मात्रा का संचरण नहीं कर पाती। F1 पीढ़ी में ऐसे जनकों की सभी संततियों का लक्षण प्रारूप जनकों के लक्षण प्रारूप की मध्यवर्ती स्थिति का होता है, अर्थात विषम युग्मजी कैपिटल एस कुछ लाल रुधिर कणिकाएं गोलाकार तथा कुछ हंसियाकार होती हैं। मानव के लाल रक्त कणिकाओं की इस विशेषता को ही हंसियाकार कोशिकीय लक्षण कहते हैं। अब बात करते हैं सहप्रभाविता की, कोडोमिनेंस की। जब दोनों युग्म विकल्पी विषम युग्मजी स्थिति में एक दूसरे के लिए प्रभावी एवं अप्रभावी न होकर साथ साथ अपने प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं तो इस प्रकार की वंशागति को सहप्रभाविता कोडोमिनेंस कहते हैं। मनुष्यों में कैपिटल एन रुधिर वर्ग सहप्रभाविता का उदाहरण है। ऐसे व्यक्ति के माता पिता में से किसी एक का कैपिटल एम रुधिर वर्ग तथा दूसरे का कैपिटल एन होता है, जो F1 पीढ़ी विषम युग्मजी संतति का जन्म देते हैं।
या उसको पैदा करते हैं। इसी प्रकार जब एक कैपिटल ए रुधिर वर्ग कैपिटल ए का पुरुष कैपिटल बी रुधिर वर्ग कैपिटल बी की स्त्री से विवाह करता है तो उसकी संततियां ए बी रुधिर वर्ग की पाई जाती हैं, क्योंकि माता और पिता दोनों के विकल्पी साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं। अप्रबल वंशानुक्रमण रिसेसिव इनहेरिटेंस, यदि किसी लक्षण विशेष की वंशागति के लिए अप्रभावी विकल्पी उत्तरदायी हो तो इस प्रकार की क्रियाविधि को अप्रबल वंशानुक्रमण कहते हैं। अप्रभावी विकल्पी विषम युग्मजीय अवस्था में अभिव्यक्ति नहीं होता, यह सदैव समयुग्मजीय अवस्था में प्रकट होता है। उदाहरण के लिए अप्रभावी विकल्पी ओ जब प्रथम पीढ़ी में प्रभावी विकल्पी ए से मिलता है तो विषम युग्मजीय अवस्था में होता है, जिससे यह प्रकट नहीं होता कि प्रभावी विकल्पी अभिव्यक्ति होता है, जिससे उस विषम युग्मजीय व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए पाया जाता है। जब यह अप्रभावी विकल्पी द्वितीय पीढ़ी में समयुग्मजीय अवस्था में पुनः होता है तो यह प्रकट होता है कि उस व्यक्ति का रुधिर ओ पाया जाता है। तृतीय पीढ़ी के लिए जब समयुग्मजी ओ का विवाह किसी समयुग्मजी स्त्री ओ से होता है तो उत्पन्न संततियों के अप्रभावी विकल्पी प्रकट होते हैं। इस प्रकार ओ रुधिर वर्ग की वंशागति हेतु अप्रभावी विकल्पी कैपिटल ओ उत्तरदायी होता है। अप्रभावी विकल्पी ओ विषम युग्मजी अवस्था में ए और ओ अप्रभावी विकल्प ए ओ प्रभावी विकल्प के साथ मिश्रित नहीं होता, न ही नष्ट होता है। इस अवस्था में इसका लक्षण प्रारूप ए अप्रभावी विकल्पी का संवाहक या कैरियर होता है। इस प्रकार मानव में अप्रबल विकल्पी का निम्नांकित अनुपातों में वंशानुक्रमण होता है। पहला, समयुग्मनजी अप्रभावी विकल्पी ओ वाले व्यक्ति का विवाह समयुग्मनजी प्रभावी विकल्पी वाली स्त्री ए के साथ होने पर प्रथम पीढ़ी में सभी संततियां विषम युग्मजी ए रुधिर वर्ग एओ होती हैं। विषम युग्मजी एओ का विवाह जब एक विषम युग्मनजी एओ के साथ होता है तो उत्पन्न संततियों का लक्षण प्रारूप ए ओ रुधिर वर्ग ए एवं ओ रुधिर वर्ग का अनुपात 3:1 होता है। ए का 3 और ओ का 1 होता है तथा जीनी प्रारूप 1:2:1 पाया जाता है। इनमें से एक युग्मजी ए रुधिर वर्ग ए दो विषम युग्मजी ए रुधिर वर्ग ए ओ तथा एक समयुग्मजी ओ रुधिर वर्ग ओ का पाया जाता है। तीसरा, विषम युग्मजी ओ का विवाह समयुग्मजी ओ के साथ होता है। विषम युग्मजी जो हमने ऊपर देखा, जो लास्ट वाला पाया गया था ओ, उसका विवाह समयुग्मजी, इसमें ए भी हो सकता है उसके ओ में, तो विषम युग्मजी ओ का विवाह समयुग्मजी ओ के साथ होने पर सभी संततियां समयुग्मजी ओ रुधिर वर्ग वाली होती हैं, क्योंकि इसमें जो बौनापन वाला करेक्टर था, डॉर्फ करेक्टर था, वो ओ पहले से था जो विषम युग्मजी था, और समयुग्मजी ओ जो डॉर्फ पूरा हो एज अ होल जो पहली पीढ़ी का करेक्टर है ओ, तो उससे जो रुधिर वर्ग बनेगा वो ओ रुधिर वर्ग बनेगा। चौथे में हम देखेंगे जब विषम युग्मजी ए ओ का विवाह समयुग्मजी ओ के साथ होता है तो उत्पन्न संततियों का लक्षण प्रारूप 1:1 में पाया जाता है। 50% संततियाँ ए रुधिर वर्ग वाली और 50% संततियाँ ओ रुधिर वर्ग वाली पाई जाती हैं। उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि केवल 3 अवस्थाओं के घटित होने पर अप्रभावी लक्षण प्रकट होता है। अप्रभावी लक्षण कभी कभी एक पीढ़ी की संपूर्ण संततियों में प्रकट नहीं होता। इस प्रकार वंशागति में अप्रबल लक्षण की आवृत्ति अत्यल्प होती है, बहुत कम होती है। मानव जनसंख्या में अप्रबल वंशानुक्रमण के अनेकों उदाहरण हैं। रंजकहीनता एल्बिनिज्म इसी प्रकार का लक्षण है। रंजकहीनता एल्बिनो मनुष्यों में त्वचा, बाल एवं आँख में मेलानिन नामक रंजक का अभाव पाया जाता है। परिणाम स्वरूप एल्बिनो की त्वचा श्वेत होती है। वे उन पदार्थों का रूपांतरण नहीं कर पाते जिससे मेलानिन का निर्माण एक रंजक के समान होता है। एल्बिनो की त्वचा प्रकाश की किरणों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है और इनके बालों का रंग श्वेत होता है, सफ़ेद होता है। इनकी आंखों का रंग लाल होता है क्योंकि परावर्तित प्रकाश लाल रुधिर कूपों से आँख में आता रहता है। समयुग्मजी अप्रभावी एल्बिनो विरले ही पाए जाते हैं, बहुत कम होते हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अनेकों यूरोपीय राष्ट्रों में 20,000 व्यक्तियों में से कहीं एक एल्बिनो होता है। स्टर्न के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 9,000 एल्बिनो व्यक्ति हैं। कुछ राष्ट्रों में इनकी अपेक्षाकृत संख्या ज़्यादा है, जैसे कि लगभग
14,292 नीग्रो में से 5 व्यक्ति एल्बिनो होते हैं। इस प्रकार पनामा में 132 व्यक्तियों में से एक एल्बिनो है।